जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कल का इंडियन ज्योग्राफी का पहले आकार और विस्तार का हम रिवीजन करते हैं। हमने कल चर्चा किया था आकार और विस्तार में कि भारत अगर उत्तर देखा जाए और आपका दक्षिण देखा जाए, पूरब देखा जाए, पश्चिम देखा जाए, तो उत्तर में आप चले जाओगे कश्मीर से लेकर के, यानी कि कश्मीर से लेकर के अब दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा विस्तार है, जो कि उसकी हम जो लंबाई देखे तो वो देखे थे 3214 किलोमीटर। वही हम पूरब से पश्चिम देखे थे जो इसका क्षेत्रफल 2933 किलोमीटर देखे थे। और हमने बताया था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कर्क रेखा जो होती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको एक ट्रिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है कि मिड पर गमछा झाड़, तो हमने आपको बताया था। और फिर से जो आपका देशांतर रेखा होती है वो किस तरह से मतलब 5 स्टेट से होकर गुजरती है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। और मैंने बहुत चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डाली थी। और मैंने ये भी बताया था कि अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो लगभग 29 डिग्री है, और देशांतरी जो विस्तार है वो भी लगभग 29 है। और पूरा क्षेत्रफल के हमने बारे में बात किया था भारत का कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 32.8 लाख किलोमीटर आप उसको कह सकते हैं। इतनी चीज़ें हमने कल चर्चा करने की कोशिश किया था। और जो अंतिम बिंदु है, इंदिरा कॉल हो, इंदिरा पॉइंट हो, या हमारा किबिथु हो, या गोरमुत्ता हो, या कन्याकुमारी हो, इस सब के बारे में हमने चर्चा किया था। प्लीज़ अब उस वीडियो को जरूर देखना, फिर इस वीडियो को देखना। तो हम आज चर्चा करेंगे भारत की स्थिति और उसका महत्व, यानी कि भारत की स्थिति क्या है, जहाँ पे भारत है। अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ी सी देखें तो भारत जहाँ पे है वहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत, हमने बताया था आपको, भारत जो आपका उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध यानी अक्षांशीय देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो इसका हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पूर्व के भाग की तरफ देखा जाता है तो भारत की जो अवस्थिति है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आखिर पूर्वी भाग की तरफ भारत के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थिति महत्वपूर्ण क्यों माने, अत्यंत महत्वपूर्ण? महत्व इसका इसलिए है क्योंकि यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग आता है, और अगर आप व्यापारिक मार्ग देखोगे या समुद्रिक मार्ग देखोगे तो इससे भी भारत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब योगदान यहाँ पे आ जाता है, और भारत की ये जो अवस्थिति है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए भी। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग एवं समुद्रिक मार्ग की सीमा जो होती है इसके तट से होकर गुजरती है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग हो गए, है ना, या आपका समुद्रिक जो या व्यापारिक मार्ग होता है, सारे के सारे भारतीय तट से होकर ही गुजरते हैं, सब भारतीय तट से गुजरते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम देखना चाहें, मान के चलो कि आपका एक वर्ल्ड पूरा विश्व बनाने के चाहते हैं, ये बीच में आपका 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पे एक आपको मैं बीच में लेता हूँ। फिर यहाँ पे मान के चलो कि हमने भारत को बनाने की कोशिश किया, ठीक है, ये आपका भारत है। तो वही आप देखो, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भारत भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम भारत की थोड़ी सी ध्यान से देखें तो भारत के जो ये वाला क्षेत्र आता है, ये तो अरब सागर आता है, ये बंगाल की खाड़ी आती है, ये हिंद महासागर आता है। तो इधर जो इंडोनेशिया हो या आपका जावा द्वीप, जो भी इधर से आप देखोगे, या जापान भी, तो इधर से ये व्यापारिक मार्ग आता है, तो सब के सब भारत के तट से ही गुजर कर जाना पड़ता है। तो इसलिए भारत की अवस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ से देखोगे आप जैसे गुजर के ही जाएगा। पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों की ओर तथा पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्गों को आप देख सकते हो। अगर पश्चिमी यूरोप देखो, यहाँ पे पश्चिमी यूरोप की बात की जाए अगर, तो आप देखो पश्चिमी यूरोप हो या भारत के जो पश्चिमी जो तट होते हैं, यहाँ से हमारे लिए कितना मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं। लेकिन वही जब मान के चलो ये स्वेज नहर के बाद यहाँ पे एक सबसे इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज आता है स्वेज नहर। इसको तो याद हमेशा रखना है, स्वेज नहर। इस स्वेज नहर की इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है कि जब स्वेज नहर आता है तो हमारा जो व्यापारिक मार्ग है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हमारे लिए फ़ायदा भी होता है। क्योंकि देखोगे पश्चिमी यूरोप हो गया, या भारत का पश्चिमी आपका तट हो गया, या पश्चिमी बंदरगाह हो गए, तो वहाँ से यूरोप के जो पश्चिमी होते थे लगभग हमारे पास कितने का अंतर हो जाता था, लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी पड़ जाता था। कितना? 4800 किलोमीटर की दूरी कम हो गया। क्योंकि यहाँ पे जब स्वेज नहर आता है, पहले हम इस तरह से व्यापार करते थे, यानी कि अफ्रीका के जो दक्षिणी बिंदु आता है तो वहाँ से हम टर्न लेते थे, फिर जाते थे व्यापार यूरोप में पहुँचते थे। लेकिन जब स्वेज नहर आता है तो हम आराम से अरब सागर से होते हुए
और फिर से क्या करते हैं, लाल सागर में जाते हैं, लाल सागर से हम क्या करते हैं, भूमध्य सागर में जाते हैं, और वहाँ से फिर हम अपना व्यापार को, जिससे कि कच्चा माल हो या पक्का माल हो, दोनों आयात करने में, निर्यात करने में हमें सुविधा होने लगा। क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर आप कच्चा माल सब्जियां भेजते हो तो उस समय दिक्कतें होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ता था, सड़ने गलने की भी दिक्कतें थी। लेकिन जब से ये स्वेज नहर आता है तो बहुत ज़्यादा व्यापार के मांग में भारत को बहुत ज़्यादा भूमिका और बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। अभी देखो कुछ दिन पहले आपने देखा हुथियों के नाम से उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो चीन का हो या आपका जापान को, सबकी व्यापारिक मार्ग जो जब सबसे ज़्यादा लंबा पड़ जाता था, भारत को भी पड़ जाता था, उससे ज़्यादा नुकसान भी होता है ना। हर चीज़ को नुकसान, आपको सैनिक से लेकर के उसमें जो भी कर्मचारी हैं सब किसी को, मतलब भारत को तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा उसमें खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। अब जहाँ पे हम चीज़ें भेजेंगे वहाँ पे चीज़ें जाएगा, लेकिन 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिकेगा, क्योंकि हम ज़्यादा दूरी तय करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे ईंधन की भी ज़रूरत है, तो उसमें तो ज़्यादा नुकसान तो होगा ही। इसलिए कहीं ना कहीं स्वेज नहर हमारे लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। वायु मार्गों का हम दृष्टि से देखें, अगर हम वायु मार्गों की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व यानी चीन हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया को जाने वाली जितनी जहाज़ें होती हैं, चीन से, हमेशा आप याद रखोगे, चीन से कोई जापान हो या आपका जापान का जहाज़ हो या इंडोनेशिया का जहाज़ हो या आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जहाज़ें हों, सारी की जहाज़ें अगर मान के चलो इधर जाना है तो क्या करेगी, सबके उड़ान तो ऐसे ही भरेगी ना, सब ऐसे ही उड़ान भरेगी। अब उड़ान भर कर इधर आएगी तो क्या होगा, हमारा जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखोगे, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, वो सब वहाँ पे आती है, और जो भी ईंधन की जरूरत है ईंधन भी लेती है। फिर ज़रूरत होता है, मान के चलो कोई तकनीकी ख़राब हो जाता है तो हमारे से रिपेयरिंग कराएगी, तो हमें ही फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो अवस्थिति देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसकी स्थिति देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। यह हमारा भारत की स्थिति और उसका महत्व के बारे में हमने अभी चर्चा किया। चलिए हम थोड़ी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, समझेंगे कि आखिर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे किस तरह से हमारा संबंध है और किस तरह से हम एक दूसरे से अलग सीमा के कारण हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो अगर पूर्व में देखा जाए, भारत के पूर्व में हम देखें, ऐसे तो भारत के पड़ोसी देशों के हम लोग रटते आए हैं, बचपन में MBA किया, यानी कि बांग्लादेश हो गया, है ना, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, है ना, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। एक्चुअली में ये आपको जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, ये जो UPSC स्टेट PCS हो गया इस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, हमें थोड़ी डीपली में जाना पड़ता है। तो अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में आप देखोगे आपको बांग्लादेश मिलेगा, नीचे यहाँ पे बांग्लादेश मिलता है। मैंने मैप नहीं यहाँ पे पूरा बनाया है, समझाने के लिए बनाया, ठीक है। आप मैप कहीं में आप मैप मानचित्र देखे होगे और देख लेना। बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम आदि देश स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे देश से भारत का सीमा या जलीय स्तर पर देखा जाए या स्थलीय स्थल पे देखा जाए, इसका संबंध है, बिल्कुल नहीं। भारत के पूर्व में इसमें सिर्फ आपका बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश बहुत दूरी पे है, लेकिन पूर्व में स्थित है हमेशा। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वियतनाम जो है भारत के किस दिशा में है, तो भारत के पूर्वी दिशा में आता है ना। वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, बांग्लादेश आ गया, ये सारे के सारे, म्यांमार हो गया। लेकिन मालदीव कभी आप मत करना क्या कहाँ पे है, कहाँ पे है मालदीव, ये अभी नहीं बोलना है कि पूर्व में है, ठीक है। अभी मालदीव का हाल आपने देखा होगा, बहुत बुरा हाल किए थे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री साहब, है ना। अगर हम आगे बात करें, हमने देखा कि पूर्व में कौन कौन देश है, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देश स्थित हैं, पूर्व में स्थित है। अगर पश्चिम की जब भी बात की जाती है तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान आता है, बिल्कुल आता है, अफगानिस्तान है, बिल्कुल आता है, अफगानिस्तान भी आता है, यहाँ तक कि ईरान भी आता है, इराक भी आता है, बहुत सारे आदि देश है। लेकिन इंपॉर्टेंट देश है पाकिस्तान, बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है, आपका इराक के बारे में पूछा जा सकता है, ईरान के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन पूछा जाए कि स्थल के रूप में तो पाकिस्तान न सिर्फ अफगानिस्तान होगा, समझिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा, ईरान इराक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि
समझ रहे हैं ना बात को। आगे देखिए, लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। भारत के दक्षिण में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा आपका एक द्वीप है जिसका नाम है मालदीव, ठीक है, मालदीव। तो हमसे अगर एक सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया, दो ऐसे मतलब आपके द्वीपीय देश है। ये एक्चुअली में एक ये द्वीप है, लेकिन इसको द्वीपीय देश कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, द्वीपीय देश कहा जाता है। महाद्वीप के हिस्सा बिल्कुल हैं, लेकिन अलग हो चुके हैं। ये अलग कैसे होते हैं, इसको आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में पता करना होता है, और इसमें आप जानेंगे। तो इतने सारे देश हैं पश्चिम में, आपका अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, और आदि देश हैं। और आपके लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। ये दो चीज़ें हमें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल एक आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कितने हैं, है ना। आप एक सवाल बोल सकते हो कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं भाई, ये आप सवाल बिल्कुल पूछ सकते हो। तो मैंने आपको बताया भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है। ये सारे के सारे जो देश हैं आपके पड़ोसी देश ही हैं, ठीक है। अब देखो, अगर सीमा के रूप में देखा जाए, सीमा के रूप में यानी जल सीमा के रूप में देखो, तो जल सीमा के रूप में कौन कौन से देश आते हैं, सीधा सी बात है। पाकिस्तान आता है, अरब सागर से थोड़ा सा तो मिल ही जाता है ना। बांग्लादेश आता है, बिल्कुल आता है, बांग्लादेश आता है कि नहीं। मालदीव, मालदीव भले द्वीप है, अलग बात है, द्वीपीय देश है, लेकिन मालदीव भी आता है, श्रीलंका भी आता है। हमारे पास 4 देश हो गए ना। अब आगे देखो, आपका थाईलैंड आता है, बिल्कुल आता है। एक किस रूप में आता है थाईलैंड, थाईलैंड पहले है किधर, तो पूर्व में है, याद रखिएगा थाईलैंड किधर है, पूर्व में। अभी हमने बताया था यहाँ पे थाईलैंड पूर्व में है। दूसरी चीज़ हमारे पास आता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आता है। टोटल ऐसे देखा जाए तो 7 देश ऐसे हैं कि जो जलीय एवं समुद्री सीमा संबंध 7 देश हमारे भारत से जुड़े हुए हैं। जलीय और समुद्री संबंधी 7 देश हमारे देश से जुड़े हुए हैं। जलीय और समुद्री संबंध से 7 देश हैं, ठीक है। और स्थल के रूप में भी 7 देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्थल के रूप में मैं पहले आपको बता दूं कि कौन सा है। बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, ठीक है। अगर हमने जल और समुद्री स्तर पर देखें तो पाकिस्तान है, ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान है। आपके पास बांग्लादेश है, बिल्कुल बांग्लादेश है। थाईलैंड है, बिल्कुल थाईलैंड है। आपके पास श्रीलंका है, बिल्कुल श्रीलंका है। आपके पास इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बिल्कुल इंडोनेशिया है। और हमारे पास मालदीव आता है, मालदीव आता है। टोटल हमारे पास कितने देश है, 7 देश हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो दूरी होता है कितना है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आपकी सिंधु बहती है, ठीक है, यहाँ सिंधु बहती है ना। यहाँ पे आपका हो गया सिंधु, सिंधु नदी है ये, सिंधु नदी। और यहाँ पे आपके पास आ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके जो बीच की दूरी देखा जाता है वो कितना होता है, 2400 मीटर, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे। तो इसके बीच की दूरी कौन सा है, 2400 मीटर, है समझ में। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूर्व में पहाड़ियों एवं पर्वतमालाओं की लंबी श्रृंखला भारत को म्यांमार से अलग करती है। पूर्व में आप देखोगे, पूर्व में यानी कि इधर, तो यहाँ पे आपको म्यांमार से अलग करती है। कौन कौन सी, कुछ ऐसी पर्वत हैं, कुछ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो म्यांमार को अलग करती है, वरना म्यांमार भी हमसे पूरा दम मिला होता है ना। इनमें से जैसे मिसी हो गई, जैसे मिसी आपका हो गया, है ना, पटकाई बूम हो गया, आपके पास से नागा हो गया, यहाँ पे नागा हो गया, है ना, नागा हो गया, यहाँ पे मिजो पहाड़ी हो गया, अराकाना योमा हो गया। ये सारे के सारी जितनी पहाड़ियाँ हैं सब क्या करती हैं, सब क्या करती है, भारत को म्यांमार से अलग करने का काम करती है, भारत से म्यांमार को अलग करने की काम करती है। तो अब हम देखेंगे आगे क्या देखेंगे, तो हर देशों के बारे में देखेंगे, कौन से देश कितनी दूरी इसकी है। दूरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूरी हम नहीं देखेंगे तो एग्जामिनर हमसे आरोही क्रम में सजाकर पूछ देगा कि बताओ बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो मैंने देश बताया इसमें से सजाओ कि सबसे दूरी किसकी है, उसके बाद आरोही क्रम में समझाना है। तो फिर आप कैसे, जब तक दूरी पता नहीं होगा तब तक तो काम नहीं बनने वाला है।